नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला और अहम खबरें कौन सी आई दिन के दौरान, ये भी हम बताएंगे। मार्केट पर एक बार नजर डालें तो बाजार में लगातार हमने देखा कि आज मार्केट जो निफ्टी जो है वो लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। उतार चढ़ाव बना रहा, लग रहा था कि लाल निशान में क्लोजिंग होगी, लेकिन फिर निचले स्तरों से संभलने में कामयाब रहा और 17,300 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो वो भी 120 अंक चढ़कर बंद हुआ। और किस तरह का एक्शन था दिन भर बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, बताइए। बिल्कुल, आज देखिए बाजार में आज मार्केट साहब 17,300 के ऊपर तो आप क्लोज होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आज एक रेंज रही 100-125 पॉइंट्स की निफ्टी पर। बट अच्छी द गुड पार्ट वाज कि सुबह जिस तरह से हम थोड़े प्रेशर में लग रहे थे, बाजार ने अच्छे से रिकवर किया और आप डेज हाई के पास बंद होते हुए, नियर टू डेज हाई आप देख रहे हैं निफ्टी को बंद होते हुए। क्लियरली अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है इस बाजार में। ग्लोबली फैक्टर्स अच्छे हैं, ग्लोबली एटमॉस्फेयर सपोर्टिव है और आप जहाँ जहाँ भी अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर देख रहे हैं उन पूरे स्पेसेस में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें बैंक्स की लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको पूरे जुलाई मंथ में भी देखने को मिले और आज भी आप देखेंगे। इंडसइंड बैंक से शुरुआत हुई थी जब उनके नंबर्स आए और उसके बाद आपने देखा कि तमाम सारे बैंक्स के जिनके नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पर अच्छी मूव। इंडसइंड बैंक के बाद IDFC फर्स्ट आपने देखा और आज भी आपको बैंक्स में जितने भी मिड सेगमेंट के बैंक्स के नंबर्स आए वहाँ पर आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। और आप गेनर्स में भी आज देखेंगे तो दो बड़े काउंटर है। SBI के रिजल्ट्स इस हफ्ते आने हैं। इंडसइंड बैंक, SBI, ये दो टॉप काउंटर है आपके आज। और साथ ही NTPC पर हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी। पावर स्टॉक्स पे आज तेज थे और ऑटो एंसिलरी पैक में, ऑटो एंसिलरी में टायर स्टॉक्स और ये सारे स्टॉक्स भी तेज थे। ऑटो स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम्स अच्छी हैं, जो मंथली सेल्स डेटा आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के नंबर्स अच्छे हैं। मारुति भी आपने F&O गेनर, टॉप गेनर में भी देखा, F&O गेनर में भी देखा। लूजर्स आज कहाँ थे? आज आपको बाजार जब शुरू हुआ था, खुला था तो थोड़ा सा आपको डिफेंसिव मार्केट ज़्यादा लग रही थी। ITC के नंबर के बाद आपको FMCG पैक में बेट्स ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन वो गेन ज़ीरो हुए। लेकिन लूजर आपको ब्रिटानिया ज़रूर दिखा। आज UPL आफ्टर द नंबर्स 2 दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हीरो में प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, लेकिन 3 स्पेसेस, पेंट्स, कैंसाई, नरला के नंबर्स अच्छे आए। एशियन पेंट्स के पहले अच्छे नंबर आए थे, ये पूरे स्पेस में तेजी। टायर स्टॉक्स आपको क्लियरली तेज दिखाई दे रहे हैं और कुछ और सेलेक्टिव पॉकेट्स आप बात करें तो कुछ पर्टिकुलर फार्मा स्पेस और साथ ही जितना भी मिड कैप बैंकिंग था और कुछ लार्ज कैप बैंक्स, वहाँ पर आज अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी हर निशान में बंद होने का होकर 120 अंकों पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। इनाम होल्डिंग्स के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्रीधर शिवराम का कहना है कि 2022 बाजार के लिए बेहद मुश्किल साल है। साथ ही इस समय बेहद अनिश्चितता भरा माहौल है, लेकिन बाजार 2023 के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार कर रहा है। ये टफ ईयर है। अगर आप देखें स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्म किए हैं, ये वैल्यू वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं। आप निफ्टी के टॉप 10 देखें, उसमें आपको कोल इंडिया, NTPC, ITC जो किसी को हाथ नहीं लगाना था 6 महीने तक पहले तक, या उसमें आप ऑटो स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें वैल्यू वर्सेस ग्रोथ का एक आपको डाइवर्जेंस दिखेगा। जो ग्रोथ स्टॉक्स जो मार्केट के फेवरेट्स थे वो थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टिपिकली जब मार्केट ऐसे दौर में गुजरती है जहाँ पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स जो किसी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो वैसी दौर से हम गुजर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन, हमारी भी इन्फ्लेशन हाई है और यूएस की इन्फ्लेशन तो और ज़्यादा हाई है। और यूएस मार्केट्स अगर थोड़ी भी वहाँ पे उनको जुकाम आती है तो बाकी मार्केट्स में प्रॉब्लम आती है। तो वो ही फेज़ अभी चल रहा है एंड इस फेज़ में मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड होगा, थोड़ा ओवरबॉट होगा और ये हमारे हिसाब से ये चलेगा अभी थोड़े दिन और। बट हमको जो जैसा लग रहा है कि 23 के लिए हमारा बेस बहुत अच्छा बन रहा है। तो अगर हमारी इकोनॉमी, हमारी इन्फ्लेशन और अगर हम बाकी जो मैक्रो फैक्टर्स हम जो चेक करते हैं वो देखें तो लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा बेस इंडिया के लिए बन रहा है। आई कैन नॉट से वो यूएस के लिए और दूसरे मार्केट्स के लिए ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा लग रहा है कि वी विल फॉर्म अ वेरी गुड बेस। हमारे लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हमारी फेवरेट
इस समय जो लग रही है वो है फाइनेंशियल्स, उसमें स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स, क्योंकि जो क्रेडिट कॉस्ट इनका जो पिछले 3-4 साल में इतना एलिवेटेड रहा है वो कम हो रहा है, और दूसरा है कि लोन ग्रोथ अब जो स्ट्रांग हो रहा है, पहले अगर आप पिछले 3-4 साल का देखें तो लोन ग्रोथ बहुत ही एनीमिक रहा है, सिंगल डिजिट फॉर द इंडस्ट्री, तो वो यहाँ से लग रहा है कि लोन ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग आएगा। और इनिशियल फेज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हाइक में बैंक्स को फायदा होता है, क्योंकि डिपॉजिट्स की जो रिप्राइसिंग होती है वो थोड़ी लैग से होती है और लोन्स की रिप्राइसिंग इमीडिएटली हो जाती है, तो वो एक्चुअली आपको जो है निम्स में वो बेटर दिखेंगे। तो जिस भी साइड से मैं देखूं तो हमें फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स, तो उसमें आपका अर्बन रूरल सब कवर हो जाता है। तो ये थे मार्केट एक्सपर्ट श्रीधर शिवराम बाजार पर अपनी राय शेयर करते हुए। लेकिन चलिए अब बैंकिंग स्पेस पे फोकस करते हैं, और आज हमने देखा कि प्राइवेट और सरकारी बैंक दोनों में ही काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और आज फोकस में था येस बैंक। यहाँ पर खबर आ रही है कि HDFC बैंक के पूर्व MD और CEO आदित्य पुरी और एडवेंट की मैनेजिंग पार्टनर श्वेता जलान को येस बैंक के बोर्ड में जगह मिल सकती है। खबर की पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या बड़े नाम येस बैंक के साथ शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आदित्य पुरी जो कि पूर्व MD एंड CEO हैं HDFC बैंक के, वो येस बैंक के बोर्ड में जा सकते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक आदित्य पुरी जो कि अभी सीनियर एडवाइज़र हैं एशिया प्राइवेट इक्विटी टीम कार्लाइल के, उनको येस बैंक के बोर्ड पर कार्लाइल नॉमिनेट कर सकता है। आपको याद होगा येस बैंक ने हाल ही में कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल के साथ एक डील अनाउंस की थी, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स 10% तक हिस्सा ले सकते हैं बैंक में, और जो टोटल कंसिडरेशन था वो करीब 8,900 करोड़ का था। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि एडवेंट इंटरनेशनल श्वेता जालान को नॉमिनेट कर सकती है येस बैंक में, और सूत्र ये भी बताते हैं कि साथ ही साथ जो येस बैंक की नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी है यानी कि NRC फाइनली इन नामों पर विचार करेगा और बाद में इसको रेगुलेटर को भेजेगा अप्रूवल के लिए। साथ ही साथ जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल के, वो नॉन रिटायरी और नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में होंगे, यानी कि वो एक्टिवली येस बैंक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने कार्लाइल और येस बैंक दोनों को रीच आउट किया जवाब देने के लिए, दोनों ही ने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन एडवेंट इंटरनेशनल ने हमें कहा कि वी कैन नॉट ऑफर एनी कमेंट ऑन द स्टोरी, मतलब वो स्टोरी पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है इन लोगों की तरफ से, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिलते हुए और देखना होगा फिर येस बैंक में आगे किस तरह के और बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। आज स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली थी, 17 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा था। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबर का रुख कर लेते हैं। इंपोर्टेड कोयला और गैस बेस्ड पावर प्लांट को बिजली बेचने को लेकर जल्द ही राहत मिल सकती है। इसके लिए स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगा गया है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए। देखिए, इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है जिसके हिसाब से वैसी पावर जनरेशन कंपनियां जिनकी लागत ज्यादा है, जिनके वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, उन्हें पावर एक्सचेंजेस पर ज्यादा दर पर बिजली बेचने की इजाजत दे दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो 12 रुपए प्रति यूनिट से भी ज्यादा दर पर बिजली बेच पाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पावर एक्सचेंजेस पर बिजली की दरों को नियंत्रण में रखने के मकसद से अप्रैल महीने में CERC ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें यह कहा था कि पावर एक्सचेंजेस पर हर तरह के मार्केट सेगमेंट में जो बिजली की दरों की अधिकतम सीमा होगी वो 12 रुपए प्रति यूनिट होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा दर पर बिजली नहीं बेच पा रही है। लेकिन अब उससे दिक्कत ये हो रही कि वैसी कंपनियां जो कि इंपोर्टेड कोल पर चल रही हैं या फिर जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उनका इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, उन्हें 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी बिजली बेचने पर नुकसान हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अब एक नए प्रस्ताव पर काम शुरू किया है, जिसके हिसाब से डे अहेड मार्केट में ऐसी कंपनियों को ज्यादा दर पर बिजली बेचने की इजाजत दी जाएगी। अब इस प्रस्ताव पर सभी स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में ये कहा है कि जो बिडिंग की प्रक्रिया होगी वो पहले जैसी ही होगी। जो न्यूनतम बिड तय किया जाएगा वो 0 पैसा प्रति यूनिट होगा और जो अधिकतम बिड होगा वो स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में
ये जो दरें हैं वो 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा होंगी। जो बिडिंग की समय सीमा होगी वो 10 बजे से 12 बजे के बीच में तय की जाएगी और साथ ही साथ 21 दिन के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स को इस प्रस्ताव पर अपने कमेंट्स जो हैं वो सौंपने हैं। एक तरफ इससे जहां डिमांड जब ज्यादा होगी बिजली की तो बिजली उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी और वैसे कंज्यूमर्स जो कि 12 रुपए से ज्यादा पे कर सकते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो बिजली खरीद सकेंगे। साथ ही साथ उन पावर जनरेशन कंपनियों को भी फायदा होगा जिनका इनपुट कॉस्ट ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अर्निंग सीजन में हमने देखा कि जुलाई में काफ़ी सारे ब्रोकरेज ने अपग्रेड और डाउनग्रेड यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिला है। कौन कौन से शेयरों को अपग्रेड और डाउनग्रेड किया गया है, ये पूरी डिटेल लेकर अब शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। टोटल आप कह सकते हैं अपग्रेड और डाउनग्रेड टारगेट प्राइस चेंजेस को लेकर होगा और हमने जो है यूनिवर्स लिया है, लगभग 10 एनालिस्ट है उससे ज़्यादा जो ट्रैक करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक पे कंज्यूमर स्टेपल्स में लगभग 4% का जो टारगेट प्राइस इंक्रीज़ है। हालांकि आप हेल्थ केयर देखिए, यूटिलिटीज़, फाइनेंशियल्स और इसके अलावा ऑफकोर्स मटेरियल्स, कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो है डाउन टिक देखने मिला। टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं लगभग 14% का बदलाव है। ओवरऑल देखा जाए तो 30% अपग्रेड्स हुए पॉजिटिवली और डाउनग्रेड्स ऑलमोस्ट 47% ऑफ द स्टॉक यूनिवर्स हुए हैं। लेकिन जो अहम स्टॉक्स है जहां पे अपग्रेड्स हुए हैं उस पे फोकस करेंगे और वहां पे सबसे पहले जो है आता है SKF इंडिया। ऑफ कोर्स यहां पे एक कैपिटल गुड्स का प्ले है और एन ऑटो कंपोनेंट में है और यहां पे सबसे ज़्यादा लक्ष्य की बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशंस है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी जो आंकड़े अच्छे आए थे फर्स्ट क्वार्टर के, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिला और 2 स्टॉक्स आपको ऑटो स्पेस में देखने को मिल रहे हैं, TVS मोटर और M&M। यहाँ पे भी जो है बुलिश नजरिया कायम है। शॉपर्स स्टॉप के भी पहले तिमाही के नतीजे आए थे जहाँ पे रेवेन्यूज लगभग 5 गुना बढ़े थे। लेकिन अब कौन से शेयर है जहाँ पे लक्ष्य घटाए, जहाँ पे डाउनग्रेड्स हुआ टारगेट प्राइसेस में जुलाई मंथ में, यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा में जो है बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज आए थे चाइना में। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उनकी थोड़ी मार्केट शेयर लूज हो रही है जब से HPX आया है। वेदांता में भी जो है ऑफकोर्स कमोडिटी प्रेशर देखने मिला है और ICC सिक्योरिटीज़ में भी जो है आप देख सकते हैं एक डाउन टेक है। लेकिन जो सबसे बड़ा कट आया है वो स्पाइस जेट में आया, ऑलमोस्ट 54% का कटौती देखने को मिला है। ऑफकोर्स टेक्निकल स्नैग इश्यूज चल रही है और DGCA का भी जो है दिक्कत आया है, ऑलमोस्ट 50% का जो है आप कह सकते हैं उड़ानों में जो रद्द करने की जो ऑर्डर आई है। तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी इश्यूज के कारण जो है ये स्टॉक में जो है अब तक से प्रेशर देखने मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपको ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिनोलेक्स केबल्स, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जून तिमाही के नतीजों से पहले 12 अगस्त को आने वाले हैं उनके नतीजे और उसके पहले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक छाबड़िया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ET स्वदेश को। तो अभी रिसेंटली जो आप कंपनी एक्सपैंड कर रही है FMEG स्पेस में, फैंस, वाटर हीटर्स, रूम हीटर्स में, क्या अनुमान लगाया जा रहा है सेगमेंट में एंट्री लेने के बाद किस तरह की रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ब्रॉडर रोड मैप क्या दे रहे हैं आप FMEG स्पेस में एक्सपेंशन का? ग्रोथ चाहने के लिए हमने FMEG का रूट चुना है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स सेम कस्टमर को टारगेट करते हुए हम बनाना चाहते हैं। एंड हमने थोड़े पिछले सालों के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जैसे कि MCBs, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, फैंस, वाटर हीटर्स, PVC कंडक्ट पाइप्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स घरों में लगते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर को अटैच्ड है एक साइड से या दूसरे साइड से, सेम कंज्यूमर उसे खरीदना चाहता है। तो ये एक नेचुरल ग्रोथ है हमारे कंपनी के लिए एंड हम ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। एंड हर एक सेगमेंट को हम ध्यान से उनकी प्रोडक्ट लाइन, मार्केटिंग पे ध्यान रखते हुए हम उसे ग्रो करना चाह रहे हैं। इस साल एक्सपेक्टेड है कि हम अबाउट 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इसमें करेंगे एंड फ्यूचर में हम इसको हर एक लाइन को ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि हर एक लाइन मिनिमम 500 करोड़ का टर्नओवर करके 500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी को इनमें से आए। तो ये एक्सपेक्टेशन है गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, और इसके अलावा डिमांड किस तरह की थी Tier 2 और 3 सिटीज़ में मेट्रो के सामने? हाँ, कोविड में डिमांड सब
मेट्रो एज वेल एज रूरल में कम हो गया था। अब डिमांड फिर वापस आई है, वॉल्यूम्स बढ़ने लगे हैं। लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर्स के बाद हमने काफ़ी वॉल्यूम स्पर्ट ग्रोथ देखा है। ये ग्रोथ अब भी कंटिन्यू हो रही है एंड फ्रॉम द मार्केटिंग हमें पता लगता है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी लोग खरीद रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो हमें डिमांड वाइज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर या टनेज जो प्री कोविड 2019 के नंबर्स थे वो अब फिर से वापस आ चुके हैं एंड ग्रोथ अच्छी लग रही है। बिल्कुल। और दीपक जी, इसके अलावा 5G रोल आउट को लेकर कंपनी की तैयारी कितनी है, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं और आय को लेकर क्या अनुमान है आपका इस सेगमेंट से? तो हमारा एक सेक्शन फाइबर ऑप्टिक केबल्स है। ये प्रोडक्ट लाइन 5G को सर्विस करेंगे। हम फाइबर के अंदर ग्लास फाइबर ड्रॉ भी करते हैं एंड उसके बाद केबल भी करते हैं। सो हम प्रीफॉर्म से फाइबर टावर पे अलग अलग किस्म के ग्लास फाइबर ड्रॉ करते हैं जिसके अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी के लिए G652D टाइप का फाइबर होता है जो हम बनाते हैं। कोई A1 A2 का बेंड इनसेंसिटिव फाइबर होता है जो घरों के या ऑफिस के अंदर घुमाने में, बेंड करने में उसमें कोई इशू नहीं आता सिग्नल के अंदर। कोई मल्टी मोड फाइबर होता है जो डेटा सेंटर में यूज होते हैं। तो हम सब किस्म के फाइबर बनाते हैं एंड कई किस्म के केबल भी बनाते हैं। सो 5G के लिए मेन केबल रिक्वायरमेंट है आपके टावर। कई टावर नए इंस्टॉल होंगे 5G के लिए एंड वो सब फाइबर से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। माइक्रोवेव नहीं चलेगा 5G में, तो हर एक टावर को फाइबर से कनेक्ट करना होगा। जहाँ तक मुझे याद है रफली सिर्फ 30% टावर्स हमारे देश में फाइबर से कनेक्टेड है, बैलेंस माइक्रोवेव पे चलते हैं। तो डिमांड काफ़ी आएगा फाइबर केबल के लिए 5G में। हम इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमने फाइबर टू द एंटीना केबल बना के ट्रायल्स के लिए सप्लाई किया हुआ है, टेस्टेड है। हमने फाइबर टू द होम के केबल्स कई सप्लाई किए हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स में, वो यूज़ भी हो रहे हैं। एंड कई अलग डिज़ाइन इनसाइड वायरिंग के लिए भी जो होते हैं ऑल द वे अप टू द कंप्यूटर, ये प्रोडक्ट्स भी हमने बनाए हुए हैं एंड सप्लाई किए हुए हैं। तो हम फुली 5G के लिए रेडी है। ऑलराइट दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एटीना स्वदेश में सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए और 5G रोल आउट को लेकर भी अपने प्लान्स और आगे की योजनाओं के बारे में बात करते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी एटीना स्वदेश पर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।